हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। ये जो चैप्टर है वो डील करता है मेंटेनेंस से, भरण पोषण से, जो एक हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ को दिया जाता है जो खुद का भरण पोषण करने में कैपेबल नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। 125 के बारे में अगर बात करें तो 125 जो सेक्शन है उसमें कौन भरण पोषण ले सकता है, मेंटेनेंस किसको मिल सकता है उसके बारे में दिया गया है। तो मेंटेनेंस मिल सकता है वाइफ को, चिल्ड्रंस को, वो लेक्टिमेट हो कि इलेक्टिमेट चाइल्ड हो, मतलब कि वो जायज जायज संतान हो अथवा तो नाजायज संतान हो। उसके बाद ये मिल सकता है जो लड़की विवाहित है लेकिन वो माइनर है और उसका हस्बैंड उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस परिस्थिति में भी उसके जो फादर है उसको ही वो मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें दिया गया हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ और हर सेल्फ। इसमें ये कहा गया है कि जो माता पिता है, पेरेंट्स है, जो सगे माता पिता है, उनके लिए भी ये लागू होता है। ये उनके संतान की जवाबदारी है, उनके चिल्ड्रंस की जवाबदारी है कि वो भरण पोषण करें। अब इसमें ये सवाल उठता है कि ये भरण पोषण कितना मिलेगा। ये भरण पोषण का क्या है, 2001 से इसमें अमेंडमेंट करके इसकी कोई लिमिट मर्यादित नहीं की है। इसमें यह कहा गया है कि जो परिस्थिति के अनुरूप योग्य होगा मजिस्ट्रेट वो हुक्म करेगा। अगर हम बात करें तो इसमें जो ये ट्रायल करेगा ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसकी ट्रायल करेंगे। और इसमें इंटरिम रिलीफ का भी प्रावधान है। जिसको इंटरिम रिलीफ में इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए वो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है और कोर्ट उस पे 60 डेज के अंदर उसमें फाइनल अपना ऑर्डर देगी कि भाई इसको इंटरिम मेंटेनेंस देना है तो कितना देना है। इसमें दूसरा ये भी है कि मेंटेनेंस जो मिलता है वो किसको मिलेगा, वाइफ्स क्या है, वाइफ्स की डेफिनेशन इसमें दी गई है, उसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है कि वाइफ्स वो जिसका डाइवोर्स हो गया है या डाइवोर्स नहीं हुआ है। डाइवोर्स होने के बाद भी वो जब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती है उसको इसमें वाइफ कहा गया है। डाइवोर्स हो गया है तो भी वो उसकी पत्नी ही कही जाएगी जब तक उसकी उस जो वाइफ है उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती है। अगर जिस लेडीज़ ने ये मेंटेनेंस मांगा है उसकी दूसरी शादी हो जाती है तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है, वो वाइफ की डेफिनेशंस में नहीं आएगी। और इसमें दूसरा ये भी है कि जो एनेबल है खुद का मेंटेन करने के लिए, ऐसी वुमेन, ऐसी वाइफ वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सैलराइज वुमेन है, एम्प्लॉय है, वो जॉब करती है और वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। लेकिन हाँ, अगर उस वुमेन के साथ में उसके बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों की, उन चिल्ड्रंस की भरण पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो एक पिता की होती है, तो वो मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी पिता की है। तो उन बच्चों के मिनिमम एजुकेशन फ़ी और मिनिमम वेजिस जो खर्च होता है वो बच्चों के लिए वो मांग सकती है और कोर्ट उसको अलाउ करेगी। भले ही वाइफ खुद भी जॉब कर रही हो, लेकिन बच्चों की और वाइफ की जो जवाबदारी है वो इस चैप्टर में ये माना गया है कि वो हस्बैंड की है। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें है सबसेक्शन 2 है, 125 का सबसेक्शन 2 है। इसमें मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस मिलेगा कब से, भरण पोषण मिलेगा कब से, उसके लिए इसमें सेक्शन 125(2) में जाएंगे, सबसेक्शन 2 में, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से या डेट ऑफ ऑर्डर से, इन दो में से भी जो कोर्ट को योग्य लगेगा उस तारीख से वो मेंटेनेंस देने का आदेश दे सकती है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी रिलीजियस या मतलब कोई भी कस्टम्स का कोई भी नियम लागू नहीं पड़ता है कि ये बोलने जाए कि हम तो शिया है, सुन्नी है, हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा उसमें कुछ भी। ये सेक्युलर इन कैरेक्टर है।
इसमें कोई भी धर्म या जाति का कोई भी भेदभाव इसमें नहीं रखा गया है। ये सेक्युलर इन कैरेक्टर है, ये सेक्शन भी और ये चैप्टर भी। तो इसमें किसी भी धर्म से आने वाली वुमेन वाइफ वो मेंटेनेंस मांग सकती है अपने हस्बैंड से। उसके बाद है इसमें सेक्शन 125(3). सेक्शन 125(3) में ऐसा कहा गया है कि अगर पति जो है वो भरण पोषण ना दे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इसमें सजा का प्रावधान है। 1 महीने के लिए, अगर 1 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया है तो उसको 1 महीने के लिए, मैक्सिमम 1 महीने के लिए मजिस्ट्रेट उसको सजा कर सकता है, पनिशमेंट 1 महीने की इम्प्रीजनमेंट कर सकता है। लेकिन जो मेंटेनेंस जो डिले हुआ है अगर वो दे दिया जाता है तो वो सजा का अंत वहीं पे आ जाएगा, उसमें उसको जेल से मुक्त कर दिया जाएगा। और इसमें दूसरी ये भी बात है कि इसमें 1 साल से ज़्यादा हो गया हो कि किसी को मेंटेनेंस नहीं लिया है, कि किसी वुमेन ने उसके लिए क्लेम भी नहीं किया है मेंटेनेंस के लिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। अगर 2 साल से मेंटेनेंस नहीं लिया है और उसके लिए क्लेम भी नहीं किया है कोर्ट में, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी दाखिल नहीं की है कोर्ट में, तो वो उसको 2 साल तक का मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। हाँ, जब फर्स्ट टाइम मेंटेनेंस के क्लेम की एप्लीकेशन दी जाती है उस टाइम पे वो एक टाइम में 2 साल या 3 साल का भी मांग सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर डिसाइड होने में कितना टाइम लगा है वो कोई कह नहीं सकता। कि केस 2015 का था लेकिन वो डिसाइड हुआ 2018 में या 2020 में, तो 5 साल का वो मेंटेनेंस मांग सकती है अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन से ऑर्डर पास हुआ है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है। उसके बाद हम बात करें इसमें ये भी कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये सेटिस्फाई लगे कि जैसे हस्बैंड ये कहे कि मैं मेरी वाइफ को साथ में रख के भरण पोषण करने के तैयार हूँ और वाइफ डिनाइड करती है कि मैं उसके साथ में नहीं रहूँगी, तो मजिस्ट्रेट को ये वाइफ को ये कारण बताना पड़ेगा कि वो उसके साथ में क्यों नहीं रहना चाहती है, कारण देना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट को ये कारण योग्य लगेगा, ये कारण सही लगेगा कि हाँ भाई ये उसके साथ में रहने ना जाने का कारण सही है, तो वो उसके बाद भी मेंटेनेंस अलाउ कर सकता है, भरण पोषण की जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है कि जैसे किसी हस्बैंड ने कोई दूसरी औरत रखी हुई है, सेकंड वाइफ रखी हुई है या कोई रखेल रखी हुई है, उसके बाद उससे ये माना जाएगा कि वो वुमेन जो है वो मेंटेन के लिए अप्लाई कर सकती है, वो घर में साथ में ना रहे या मतलब किसी भी प्रकार से वो ऐसा माना जा सकता है कि पति द्वारा उसको हैरेस किया गया है या उसको छोड़ा गया है। तो ये उस कंडीशन में भी वाइफ के लिए रीजनेबल होगा कि उसको मेंटेनेंस लागू की जाए। उसके बाद बात करें कि कोई भी वाइफ कब मेंटेनेंस नहीं ले सकती है, कोई भी वाइफ को कब मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, वो अपनी म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रही हो, वो एडल्ट्री में रह रही हो। एडल्ट्री किस प्रकार की होगी, एडल्ट्री कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यू एडल्ट्री में रहनी चाहिए, वो म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रहे हो या फिर उसकी वाइफ की शादी हो गई हो, तो इन सभी कारण से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और दूसरा इसमें दिया गया है कि एडल्ट्रेशन जो सेपरेट म्यूचुअल कंसर्न से रह रहे हैं या एडल्ट्री में रह रहे हैं या मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होने के बाद भी एविडेंस में ये आता है कि ये जो वाइफ है इसकी ये कंटिन्यूअस एडल्ट्री में रह रही है या म्यूचुअल कंसर्न से ये दोनों अलग रह रहे थे, ऐसा साबित होता है, तो उसके बाद भी मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक केस है सैलजा वर्सेस कोबाना। इस सैलजा वर्सेस कोबाना में ये कहा गया है कि जैसे कोई हस्बैंड बचाव लेता है कि मेरी वाइफ पढ़ी लिखी है, मेरी वाइफ तो कमा सकती है, इतना पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसलिए उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, उसने जो ये एप्लीकेशन की है वो गलत की है।
लेकिन इन सभी कारण से ये नहीं माना जा सकता कि उसको मेंटेनेंस ना दिया जाए, क्योंकि कोर्ट का मानना है और इस लॉ का भी मानना है कि भाई वाइफ, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, इन सब की अगर ये कैपेबल नहीं है खुद का मेंटेनेंस करने के लिए, खुद का भरण पोषण करने के लिए, तो उन सब की जवाबदारी हस्बैंड की है या फादर मदर की है, जो माइनर बच्चों के फादर मदर है। पहले फादर की है, अगर फादर ना हो तो उसके बाद मदर की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को मेंटेन करे। और इसका प्रावधान आईपीसी में भी है, कोई भी बच्चों को ऐसे अकेले में नहीं छोड़ सकता है कि जो उनके लिए जोखिम हो। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नहीं है और वाइफ और बच्चों की जो मदर है उनको छोड़ के कहीं भी चली जाएगी। वो मदर की भी जिम्मेदारी होती है अगर कोई मेंटेन करने के लिए नहीं है। इसके बाद आता है प्रोसीजर, सेक्शन 126। अब इसमें प्रोसीजर में फर्स्ट आता है ज्यूरिसडिक्शंस। ज्यूरिसडिक्शंस क्या होगा, कहाँ पे होगा ज्यूरिसडिक्शंस? तो इसमें ये कहा गया है जहाँ पर पति रहता हो वहाँ पे उस ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन की जा सकती है। जहाँ पे पत्नी रहती हो उस ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन दी जा सकती है। जहाँ पे वो लास्ट में दोनों रहे हो वहाँ पे भी उसकी एप्लीकेशन की जा सकती है। या जो नाजायज संतान की माता के साथ में जो इलेक्टिमेट चाइल्ड की मदर है, जो इलेक्टिमेट चाइल्ड की उनकी वाइफ है, उनके साथ में किसी दूसरी जगह रहे हो, ऐसी जगह पे ये मेंटेनेंस की एप्लीकेशन की जा सकती है। तो ये बात जो हमने की वो थी ज्यूरिसडिक्शन। कहाँ पे कर सकते हैं? जहाँ पे पति रहता है, दूसरा जहाँ पे पत्नी रहती है, तीसरा जहाँ पे पति पत्नी आखिरी में रहे हैं, या इलेक्टिमेट चाइल्ड की जो वाइफ है वो जहाँ पे लास्ट में रही है वहाँ पे इसमें मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसमें है सेक्शन 126 का 2 कहता है कि इसमें समन्स केस में जो प्रोसीडिंग होती है उस तरह से इस केस में एविडेंस लिए जाएंगे। समन्स केस में जो प्रोसीडिंग होती है, जो सीआरपीसी में ही आगे दी गई है, समन्स केस की प्रोसीडिंग के अनुरूप इसमें लिए जाएंगे। अगर इसमें हस्बैंड जानबूझ के डिनाई करता है, जानबूझ के एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है समन्स का, नोटिस का, तो उस कंडीशन में उसको एक्स पार्टी भी चलाने का ऑर्डर दिया जा सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो अपोनेंट है, जो पति है, उसकी हाजिरी में, उसकी प्रेजेंस में ये केस चलाया जाएगा और उसकी प्रेजेंस को माफ़ी दी गई हो कि भाई ये नहीं आएगा चलेगा, तो उसके जो प्लीडर है, जो वकील है, उसकी हाजिरी में इस केस को चलाया जाएगा। अगर जानबूझकर पति ये डिनाइड कर रहा है या ओपोनेंट ये डिनाइड कर रहा है कि भाई मेरे को ये नोटिस मिलनी नहीं चाहिए, जानबूझ के वो खुद को नोटिस का एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये मानते हुए कि भाई वो जानबूझ के उसके ऊपर ये एग्जीक्यूशन नहीं होने दे रहा है, तो एक्स पार्टी का ऑर्डर कर सकती है, मतलब कि एक तरफी कार्रवाई चलाने का हुक्म कर सकती है। और एक तरफी कार्रवाई चलाने का हुक्म हुआ उसके बाद भी अगर वो 3 महीने के अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो जाता है और कोई ऐसा कारण बताता है कि जिससे कोर्ट सेटिस्फाई हो कि वो क्यों नहीं आ सका 3 महीने तक, ऐसा सेटिस्फैक्टेड आंसर हो, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई हो, तो उसके बाद कोर्ट उसको फिर से ऑर्डर करके रीजॉइनिंग कर सकती है और एक्स पार्टी का ऑर्डर कैंसिल कर सकती है, लेकिन विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब 90 डेज। उसके बाद एक कोर्ट जो इसमें है वो कॉस्ट भी उसको दे सकती है, जो भी खर्च है वो एप्लीकेंट को दे सकती है। उसके बाद है सेक्शन 127। सेक्शन 127 है अल्टरेशंस इन अलाउंस। अल्टरेशन कैसा, चेंज कैसा, बदलाव, अल्टरेशन अलाउंस, ये भरण पोषण की राशि में चेंज क्या हो सकता है और कैसे कोर्ट कर सकती है। जैसे इसमें अपोनेंट था, जैसे हस्बैंड था, उसकी इनकम का सोर्स चेंज हो गया है, या जो इसमें एप्लीकेंट थी वाइफ, हस्बैंड की इनकम का सोर्स बढ़ गया है और खर्चे भी वाइफ के भी बढ़ गए, बच्चे साथ में रहते हैं, तो वो उसमें
अल्ट्रेशन के लिए, चेंज करने के लिए उसमें एप्लीकेशन दे सकती है, घटाने के या बढ़ाने के लिए। और हस्बैंड भी उसमें परिस्थिति के अनुरूप अल्ट्रेशन के लिए सेक्शन 127(1) के अनुरूप उसमें एप्लीकेशन दे सकता है कि भाई मेरी इनकम अभी कम हो गई है, मेरी सैलरी पहले इतनी थी अभी इतनी है, या मेरा धंधा पहले इतने का होता था। जो भी एविडेंस हो वो एविडेंस देकर उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है सेक्शन 127(2). सेक्शन 127(2) में है कि अगर उसमें कोई सिविल कोर्ट ने कोई ऑर्डर कैंसिल किया है कि भाई ये इसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, या उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और सिविल कोर्ट में से ऐसा कोई डाइवोर्स का या ऐसी कोई डिक्री फाइनल हुई थी कि भाई इसमें एक ही बार में जो भी राशि देनी थी वो दे दी है, अब ये मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो अगर ऐसा कोई आदेश है और कोर्ट के सामने कोई ऐसा आदेश सिविल कोर्ट का पास लाया जाता है तो उसके अनुरूप वो ऑर्डर को बदल सकती है या कैंसिल भी कर सकती है। उसके बाद है सेक्शन 127(3). 127(3) में है कि किन कंडीशंस में जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस बंद किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है, उसके बारे में है। तो इसमें ये कहा गया है कि द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ सच डाइवोर्स रीमैरिड कैंसल सच ऑर्डर एज फ्रॉम द डेट ऑफ रीमैरिज। अगर कोई पत्नी रीमैरिज करती है तो ये ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है, ये ऑर्डर रद्द किया जा सकता है। अगर कोई डाइवोर्स लेके उसके बाद उसने वाइफ ने रीमैरिज कर लिया है तो रीमैरिज की डेट से मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल करने के लिए हस्बैंड कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद है The woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to other parties was payable। इसमें कस्टमरी लॉ की बात आई है, मतलब कि जो हमारे कोई धार्मिक सामाजिक रूप से जो भी कोई लॉ चला आ रहा है और हमने उस हिसाब से एक मुश्त राशि, मतलब कि एक ही बार में कोई राशि ले ली है और हमने हमारे मेंटेनेंस के जो राइट्स है वो जाने दिए है, तो ऐसा सब भी अगर रिकॉर्ड पे आता है तो वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल किया जा सकता है। या फिर कैंसिल किया जा सकता है अगर वो वुमेन जो है वो अपने राइट खुद ही वॉलंटरी सरेंडर कर दे, वॉलंटरी वो अपने राइट कैंसिल कर दे कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद आता है कि दूसरी एक कंडीशन है कि अगर किसी सिविल कोर्ट से ऐसी कोई डिग्री पास होती है डाइवोर्स की जिसमें जो भी डावरी की अमाउंट थी या कोई भी किसी भी चीज़ की अमाउंट थी वो सब रिटर्न हो गई है, जो भी मेंटेनेंस के लिए नक्की हुआ था कि 5 लाख, फॉर एग्जांपल 5 लाख की 5 लाख वहाँ पे सिविल केस में वो 5 लाख पेड कर दिए हैं और सिविल कोर्ट ने ये डिग्री पास की है कि ये मेंटेनेंस के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है, ये मेंटेनेंस नहीं ले सकती है ये इसकी पत्नी। तो ऐसी कंडीशन में भी वो सिविल कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार रद्द किया जा सकता है, ये ऐसे प्रकार का ऑर्डर जो भी होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 128 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। जो ये मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो उसकी जिसके फेवर में वो पारित किया गया है उसके फेवर में वो उसको एक कॉपी ऑर्डर की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और इसको इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस हो उसको पेड करने के लिए कोई भी मजिस्ट्रेट कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी उसको अप्लाई कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है उस ऑर्डर को। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें एक केस है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में मैरिड नहीं है, लीगल मैरिज नहीं किया है, उसके बाद भी क्या मेंटेनेंस मिल सकता है? तो हाँ, उसमें भी 2009 तक कोई मेंटेनेंस नहीं मिल सकता था, लेकिन 2010 में एक केस आया जो है चिनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र सिंह कुशवाहा का केस है 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीजनेबली लॉन्ग पीरियड टाइम तक, लंबे समय तक अगर कोई पति पत्नी की तरह, एक हस्बैंड वाइफ की तरह लंबे समय तक साथ में रह रहे हैं, तो ऐसे जो कपल है उनको एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही माना जाएगा। और जब हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डेफिनेशंस बहुत वाइड की गई है फैमिली की, तो ऐसे में जब साथ में काफ़ी समय तक रह रहे हैं तो उसमें
वो माना जाएगा कि ये मेंटेनेंस के लायबल है और ये वाइफ ही है, और उसकी वाइफ मानते हुए वो भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि लीगल मैरिज की गई है उसके बाद ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस आपको, आप लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हो तो आपको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो केस है कि आप इसको बोलेंगे कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से केस चलता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन है, लेकिन ये पूरी तरह से क्रिमिनल केस नहीं माना जाएगा, ये क्रिमिनल नेचर नहीं माना जाएगा इसका, ये सिविल नेचर केस होता है, इसको सिविल नेचर केस बोल सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं, कि ज्यूरिसडिक्शन के आते हैं कि पत्नी कहाँ पर मेंटेनेंस का केस कर सकती है, जहाँ पे उसका हस्बैंड रहता है, जहाँ पे वो खुद रहती है, या जहाँ पर वो लास्ट में दोनों साथ में रहे हो, तो ऐसी जगह पर वो मेंटेनेंस का केस कर सकती है। दूसरा, कब उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा वाइफ को, कंटिन्यूअस एडल्ट्री में हो और वो खुद कमा के खा रही हो, उस टाइम पे भी नहीं मिलेगा। और दूसरा, वो म्यूचुअल कंसर्न से अलग रह रही हो, तो इन सभी कंडीशंस में मेंटेनेंस नहीं मिलता है। और ये जो इसमें मेंटेनेंस की बात कही गई है, वो मेंटेनेंस है हमेशा पैसों के फॉर्म में मिलेगा, ना कि कोई चीज वस्तुओं के फॉर्म में दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर मैं इसको 1 साल का पूरा राशन दे दूंगा, उसको पहनने के लिए कपड़े दिला दूंगा, तो ऐसा सब नहीं है, वो मनी के फॉर्म में होगा, ना कि वो किसी चीज़ों के फॉर्म में होगा। तो ये इसमें जो बात की वो लेक्टिमेट और इलेक्टिमेट चाइल्ड, जायज और नाजायज संतानों की बात की, उनको भी मिल सकता है। और एक इसमें खास महत्वपूर्ण बात है कि ये माइनर को तो मिल सकता है, लेकिन जो पुख्त हो गए हैं, जो 18 साल से ज़्यादा हो गए, उन बच्चों को किन कंडीशन में मिल सकता है, अगर वो उनकी कायमी कोई ऐसा परमानेंटली कोई ऐसी डिसेबिलिटी है उनकी बॉडी में कि वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशंस में जवाबदारी होती है उनके हस्बैंड वाइफ की उनको मेंटेन करने की। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।